टुडे आई विल टीच यू सिकल सेल एनीमिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिकल सेल एनीमिया। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया में पहले अंतर हम बता चुके हैं कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या है? ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक, इतना याद रखना। ये ऑटोजोम लिंक्ड डिजीज में हम लोग को कितना एक को पढ़ना है? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया भी ऑटोजोमल है, सिस्टिक फाइब्रोसा जो है ये भी क्या है? ऑटोजोमल है। फेनाइल कीटोनेरिया ये भी क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। तो आज हम लोग सिकल सेल एनीमिया को पढ़ते हैं कि ये ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो कैसे है, क्या है? सिकल, सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया को देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया नाम क्यों पड़ा, क्या होता है आखिर, सिकल सेल एनीमिया क्या है। सबसे पहले इनका इस डिजीज का खोज किसने किया था? हेरिक 1904 में। हाँ, तो ये जो है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है तो हम लोग जानते हैं कि ऑटोजोम जो है वो 22 पेयर है। तो ये किस पर है? सिकल सेल एनीमिया 11 नंबर 11th नंबर के क्रोमोजोम पर जो ऑटोजोम है 11 नंबर का क्रोमोजोम, उसी पर इसका जीन होता है। किसका? सिकल सेल एनीमिया का। तो वो जीन कौन है? यहाँ देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया का जो जीन होता है वो HBB है। एक क्रोमोजोम है, मान लो 11 नंबर का क्रोमोजोम है, 11 नंबर का। उसी पर 11 नंबर का एक क्रोमोजोम है, उसमें जो एलील होता है वो कौन है? HBB। हाँ, HBB में हम लोग देखते हैं कि कैसे उसमें 2 ठो एलील होता है, 2 जीन है। उसको हम लोग HBA से डिनोट करते हैं। जो नॉर्मल है उसको HBA कहेंगे और जो सिकलिंग हो जाता है जो, उसको S से डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया का अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ। सिकल मीन्स, सिकल तुम लोग जानते हो ना, सिकल एक डिवाइस होता है जो हम लोग यूज करते हैं कुछ काटने उठने के। इसमें सिकल से होता है ना, जो जिसको कहते हैं, इस तरह का शेप होता है। ये देखो इस तरह का शेप होता है। और ये सिकल सेल एनीमिया माने जो सेल है, कहने का मतलब एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया का मीनिंग क्या होता है? जब हम लोग के बॉडी में कहते हैं ना कि आरबीसी का संख्या कम गया, ब्लड, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कि खून की कमी हो गई है, तो एनीमिया कहते हैं। तो आखिर क्या होता है कि आरबीसी का संख्या, आरबीसी रप्चर करता है। तो आरबीसी रप्चर करेगा तो वहां पर हेमोग्लोबिन कम गया, तो उस आदमी में, मेल हो या फीमेल हो, उसमें एनीमिया होता है। साधारण एनीमिया को हम लोग जानते हैं। तो एनीमिया किस में होता है? आरबीसी के रप्चर होने से। यहाँ क्या है? सिकल सेल माने वो ऐसा सेल, सिकल टाइप का, जो कुछ काटने का काम में आता है। सिकल जो जैसा बताए ना, इस तरह का शेप हो जाता है। तो ये सिकल जैसा एक सेल होता है जो क्या डिजीज कॉज करता है? एनीमिया। तो कौन? आरबीसी का शेप जो है, जिसको हम लोग ब्लड कर्पसल्स में पढ़े थे ना, ब्लड का सेल्स 3 तरह का पढ़े थे, WBC, आरबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी का एक नाम है, और एरिथ्रोसाइट्स। तो ह्यूमन बीइंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एरिथ्रोसाइट का शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड। मतलब बाइकॉनकेव जो होता है वो सर्कुलर हो सकता है, बाइकॉनकेव होता है, लेकिन ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किसमें? हम लोग ह्यूमन बीइंग में न्यूक्लियस क्या होता है? मैमल के केस में एब्सेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस, मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड होता है ह्यूमन बीइंग में। तो यहाँ पर आखिर ये दिखता है वो क्या है? तो यही है हेमोग्लोबिन।
तो हेमोग्लोबिन इसमें कैसा हो जाएगा, सिकल टाइप का। इसका हेमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा, ये जो आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा, हेमोग्लोबिन चूंकि गड़बड़ हो जाता है, हेमोग्लोबिन में खराबी आ जाता है, जिसके कारण ये पूरा सेल जो आरबीसी का है या एरिथ्रोसाइट्स जो है वो कैसा हो जाता है, वो सिकल टाइप का हो जाता है। हाँ, अब बाद में रप्चर कर जाता है। इसीलिए इस डिजीज का नाम क्या पड़ा, सिकल सेल एनीमिया। हाँ, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोजोम पर होता है। तो अब ये एरिथ्रोसाइट समझ गया, सिकल सेल एनीमिया समझ गया कि सिकलिंग हो जाएगा किसका, आरबीसी का। साधारण समझो कि जो ब्लड कर्पसल्स है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसका शेप चेंज कर जाएगा, उसमें हेमोग्लोबिन में चूंकि चेंज हो जाता है, हेमोग्लोबिन आगे देखेंगे कि कैसे चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी सिकलिंग हो जाता है, जो कि एक डिजीज कॉज करता है, जो एनीमिया, जो आरबीसी का कमी हो जाता है, खून का कमी हो जाता है, इतना कमी हो जाएगा कि आदमी डेथ भी कर जाता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, जेनोटाइप देखेंगे अभी। अब जैसे यहाँ देखो इस डायग्राम को, यहाँ तो देख लिया सिकल शेप कैसा है आरबीसी का। अब देखते हैं कि ये जो है नॉर्मल आरबीसी, यहाँ हम आरबीसी समझा रहे हैं थोड़ा कि नॉर्मल, देखो ये आरबीसी है, नॉर्मल है। अब 3 तरह का हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जीनोटाइप होगा वो 3 तरह का होगा, HbA हेमोग्लोबिन जो एलील है, इसमें जो जीन है 11 नंबर के क्रोमोजोम पर, वो क्या है, HbA किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन है जैसा हम लोग में होगा, तो इस तरह का है, हम लोग नॉर्मल है। तो आरबीसी कैसा है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, ओवल सर्कुलर और बाइकॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड है यहाँ आरबीसी। और जो कि हम लोग का आरबीसी का काम जानते हो ना, क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन कैरी करके हमारे सेल्स को देगा, जिसके कारण हम लोग ठीक ठाक रहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल, तो 3 कंडीशन देखते हैं इसका जेनोटाइप का, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 3 तरह का होगा। एक नॉर्मल में ये आ गया। अब देखते हैं कैरियर, मतलब कहने कि इसमें ऐसा माने पेशेंट या ऐसा है आदमी जिसमें कि दोनों रहेगा, आरबीसी के अंतर्गत। आरबीसी जो रहेगा वो 2 तरह का रहेगा, इसमें सेल्स, एक नॉर्मल सेल रहेगा, दूसरा जो सिकलिंग हो जाएगा, कुछ सिकलिंग हो गया और कुछ नॉर्मल है। तो इसमें कैसा है, HbA-HbS, ये कैसा है, नॉर्मल एंड सिकल आरबीसी, दोनों मिक्स है, मिक्सर है इसमें दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये जो जेनोटाइप में तो ये देखे, लेकिन ये कैसा होगा, कैरियर होगा, जो हेट्रोजाइगस होगा। हाँ, इसमें 2 तरह का है, सिकलिंग भी है और नॉर्मल है। तो ये कैसा होगा, आदमी जो मेल होगा या फीमेल होगा, जो भी होगा वो कैसा होगा, ये कैरियर बनेगा, ये जिंदा रहेगा, काम सब चीज सही रहेगा, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इसको हम लोग डिजीज में नहीं रख करके क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। हाँ, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्या करते रहेगा, बीमारी, चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जो कि वैसे जीन जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये डिजीज को या ट्रेट को कैरी करके ले जाता है। तो यहाँ जो ट्रेट है, जो नॉर्मल और दोनों तरह का आरबीसी है, तो ये क्या बन जाएगा, कैरियर बनेगा, जो कि अपना दूसरे जनरेशन में इस डिजीज को फैलाते रहेगा, कैरी करके ले जाएगा। तीसरा होगा HbS, इसका जेनोटाइप क्या है, यहाँ फेनोटाइप देखते हैं, ये देखो, इसका टोटल आरबीसी कैसा हो जाएगा, सिकल्ड आरबीसी। अब सिकल आरबीसी हो जाएगा, नतीजा क्या होगा कि ऑक्सीजन को ये यहाँ कैरी ही नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन, नतीजा क्या होगा कि ये आदमी डेथ कर जाएगा। हाँ, ये लिथल हो जाएगा। यही इसमें एक डिजीज होगा जिसमें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ और अभी हम लोग हेमोफीलिया पढ़े थे, तो वहां चूंकि सेक्स क्रोमोजोम था, याद रखो, Y भी था, इसीलिए क्या होता था, एक भी एक्स पर
जाता था, वो जो एक एक्स रहने से भी वहाँ क्या होता था, डिजीज कैरी करता था। लेकिन यहाँ एक पर रहने से क्या हो रहा है, कैरी करेगा। लेकिन जब दोनों एच बी एस हो गया तो क्या हो गया, डिजीज हो गया, वो लीथल हो जाएगा, मर जाएगा, नहीं बचेगा, डाई कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये 3 तरह का जेनोटाइप पॉसिबिलिटी है। यहाँ फेनोटाइप भी दिखा दिए, 3 तरह का होगा। तो नॉर्मल, कैरियर एंड एक तो जो होमोजाइगस होगा। यहाँ पर देखो, इसको एक चार्ट से देखते हैं। HbA HbS, तुम लोग इसको पॉनेट चार्ट में भी बना सकते हो। HbS दोनों, हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा कि कैरियर कैरियर जब मिलेगा, जैसे ये मेल है ये फीमेल है, हाँ, जब दोनों फर्टिलाइज किया, हाँ, दोनों का जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, डायरेक्ट हम बना दिए, तुम लोग अपना बना के देखना कि जब बनेगा तो क्या होगा, एक नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल HbA इसको तुम लोग बनाना, पॉनेट स्क्वायर से बना के देखो तो क्या होगा, नो सिकलिंग, इसमें कोई सिकलिंग नहीं है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल जैसा हम लोग हैं नॉर्मल, इसमें ऑक्सीजन कैरी होगा, इसका क्या होगा, इस तरह का आरबीसी रहेगा, ठीक, अपना शेप में रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, हेमोग्लोबिन भी इसका सही है। हाँ, दूसरा जो होगा उसका हेमोग्लोबिन में गड़बड़ी आ जाएगा। देखो HB, एक तो जीन ठीक है, लेकिन यहाँ HbS है, एक जो है इसमें सिकलिंग हो गया ये, तो ये क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। हाँ, कुछ है इसमें हेमोग्लोबिन सही, हेमोग्लोबिन है और कुछ में सिकलिंग है, तो इसके कारण ये क्या करेगा, इसमें ये कैरी करके डिजीज को दूसरे, इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। हाँ, अच्छा, इसमें ऑक्सीजन टेंशन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कुछ तो रिड्यूस होगा ना, जब एक हिट हुआ तो कम जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पर। तीसरा कंडीशन जो है HbS मिलेगा, तीनों दो ठो बनेगा, HbS इसमें क्या हो जाता है कि नॉर्मली होमोजाइगस, जब दोनों सिकलिंग हो गया, पूरा सिकलिंग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नॉर्मली डाइज आफ्टर बर्थ। यही डिजीज कॉज करेगा, कौन डिजीज कॉज करेगा, होमोजाइगस HbS। तो इसमें एक ही तुम्हारा देख रहे हैं कि जब कैरियर होगा, दोनों कैरियर होगा, तभी जाकर क्या होता है, होमोजाइगस बनेगा, जिसमें कि डिजीज, मेन डिजीज जो है, जो कॉज करता है, जिसमें कि वो मर जाएगा, वो कौन होगा, कैरियर। दोनों कैरियर मिलेगा, मेल एंड फीमेल, तभी जाके होमोजाइगस बनेगा। यही है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। रिसेसिव हो गया दोनों, ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ देखो HbA ये तो ऑलरेडी डोमिनेंट है, तो इसमें डिजीज कॉज नहीं करेगा। HbA HbS, तो यहाँ कौन हो गया, ये डोमिनेंट हो रहा है, जिसके कारण ये कैरियर बन जा रहा है। दो ठो बनेगा ना, तुम लोग पॉनेट स्क्वायर या उसमें या वैसा चार्ट बना के देख लेना। फिर ये जो है HbS जो होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस है। यहाँ दोनों देख रहे हैं, HbS रिसेसिव हो गया, तो इसके आधार पर हम लोग कहेंगे कि ये डिजीज जो है क्या है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव है। जब तक रिसेसिव दोनों नहीं हुआ तब तक ये डाई नहीं करेगा, ये बीमारी HbS दोनों क्या हो जाएगा, रिसेसिव होगा। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल तो डोमिनेंट हो जाएगा, ये HbS जो है वो क्या हो जाएगा, HbA और HbS एक डोमिनेंट कर जाएगा, जिसके कारण ये सर्वाइव करेगा। लेकिन इसमें दोनों रिसेसिव हो गया तो ये क्या हो गया, डाई हो गया। यही डिजीज करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा। समझ गया, तो दोनों तीनों तरह का समझ गया, नॉर्मल, मिक्स्ड एंड होमोजाइगस, जो कि सिकलिंग होगा, पूरा सिकलिंग हो गया। अब सिकलिंग होता कैसे है, सिकल से बनता क्या है, कैसे है, तो हम लोग पॉइंट म्यूटेशन को यहाँ ध्यान देंगे। अगर म्यूटेशन तुम लोग सही से पढ़े होगे तो आज एकदम क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन एक कोई पॉइंट पर, हम DNA का स्ट्रक्चर पढ़े हो, DNA ध्यान दो, DNA याद है ना। अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, फिर एनसीईआरटी से भी पढ़ाएंगे अभी हम। तो यहाँ देखो ये आरबीसी है, हाँ आरबीसी है। आरबीसी कैसा है अभी बताए ना, आरबीसी का स्ट्रक्चर अभी तुरंत बताए थे तुम लोग को, कैसा है ये आरबीसी। देखो
आरबीसी है, आरबीसी में बाइकॉनकेव है, इसमें बीच में हेमोग्लोबिन होगा, हेमोग्लोबिन है, जिसके कारण क्या होगा, हेमोग्लोबिन जो है वो इसके अंदर है, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, इसका हेमोग्लोबिन सही है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये सही आरबीसी है। अब देखो इस डायग्राम को देखो, यही आरबीसी जो है कैसा हो गया, सिकल शेप हो गया। तो कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे कि 11 नंबर पर जो क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम में डीएनए पढ़े हो, डीएनए का स्ट्रक्चर याद है ना कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताए थे। तो और नॉर्मल जो ये है डीएनए का काम क्या है, यहाँ देखो डीएनए से क्या बना, डीएनए का दोनों कोड है, यहाँ पर दोनों कोडोन है, इससे क्या होगा, एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से फिर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो गया तो एक एक एमिनो एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो एमिनो एसिड जो होता है, या देखो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर याद करो, हेमोग्लोबिन कितने एमिनो एसिड का बना होता है, दो तरह का होता है एमिनो एसिड, एक अल्फा एमिनो एसिड, एक बीटा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड एंड बीटा एक ही बता देते हैं कि करीब उसमें 143 145 के आसपास एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। HbA पेप्टाइड जो कह रहा है यही हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, यही है। ये 7 नंबर नहीं है, ये 145 है, हाँ 142 या 145 ऐसे है। तो यहाँ से जैसे वैलिन है, हिस्टामिन, जेनेटिक कोड याद होगा, तो एक जेनेटिक कोड है वो क्या चीज को डिनोट करता है, एमिनो एसिड को। और यहाँ पर जो नॉर्मल HbA जीन है, याद है ना जीन, जैसे GAG है ना, CTC, तो ये यहाँ पर देखते हैं इसका कोडोन है, हाँ तो यहाँ से ये कोड किया है, और इससे जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ mRNA बना है वो क्या है, GAG है ना, GAG, तो CTC और GAG हुआ, GAG का जो होता है ये क्या है, 6 नंबर पर देखो, तो mRNA जो है वो जो कोडोन को ट्रांसलेट किया वो क्या है, ग्लूटामिक एसिड। 6 नंबर पर क्या होता है इसमें, ग्लूटामिक एसिड, किसमें, हेमोग्लोबिन का ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये पेप्टाइड प्रोटीन का चेन को कहते हैं। तो ये नॉर्मल 6 नंबर पर क्या होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन होता क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन मानी एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ GAG है ना, यहाँ देखो GTC, तो इसके कोडोन में एक ही जगह, यहाँ देखो एक ही जगह क्या आ गया, T, जिसके कारण इसका देखो CAC हो गया, और यहाँ mRNA में जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ वो क्या चेंज कर गया, GTC के जगह GUG। एक पॉइंट पर T के जगह यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर U आ गया है ना, परिवर्तन देखो, यहाँ जो म्यूटेशन जो हुआ है, जो चेंज हो गया, GAG के जगह क्या आ गया, GUG। तो यहाँ जो चेंज हुआ जिसके कारण यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो गया, U का चेंज हो गया, एक पॉइंट म्यूटेशन एक जगह चेंज हो गया, जिसके कारण एक एमिनो एसिड जो बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड वो क्या चेंज कर गया, 6 नंबर का वैलिन, हाँ HbS, मतलब जो हेमोग्लोबिन जो बना ही नहीं सही से, यहाँ तो ये सही हेमोग्लोबिन बना हुआ है, 6 नंबर पर क्या होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन यहाँ 6 नंबर पर क्या हो गया, वैलिन में चेंज कर गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया, एक T के जगह A के जगह क्या हो गया, यहाँ U हो गया, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, T के जगह एक पॉइंट म्यूटेशन, एक कोडोन में, एक कोडोन का एक में चेंज आ गया, जिसके कारण एक जीन में चेंज आया, जिसके कारण ग्लूटामिक एसिड चेंज करके किस में आ गया, वैलिन में। तो वैलिन में चेंज कर गया, जिसके कारण इसका पूरा प्रोटीन जो है वो प्रोटीन नहीं रखे, वो हेमोग्लोबिन का प्रोटीन चेन
सही नहीं है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी, हेमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें बॉन्ड बना रहता है। हाँ, इस तरह से रहता है, जैसे ये हेमोग्लोबिन है, इधर इधर बॉन्ड रहता है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। लेकिन इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि ऑक्सीजन को कैरी करे, तो ये कैसा शेप अपना बना लिया है, ये ऐसा शेप नहीं होकर के कैसा हो गया, सिकल शेप हो गया। सिकल शेप हो गया, तो अब सिकलिंग हो गया है, तो ये क्या होगा, बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन का इसमें टेंशन, उस ऑक्सीजन कमी रहेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हेमोग्लोबिन जो है वो रप्चर करेगा। रप्चर करेगा तो एनीमिया हो जाएगा, वो खून की कमी जिसको कहते हैं, हेमोग्लोबिन का कमी तो हुआ ही, आरबीसी रप्चर कर रहा है, तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया होगा। अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन अगर हो गया तो देखो ये क्या हो गया, अभी बताए थे ना जेनोटाइप एंड फेनोटाइप में, वहां पर कि उसका डाई हो जाएगा। तो ये कॉज है कि आखिर ये पॉइंट म्यूटेशन जो है वो कहाँ हुआ। देखो यहाँ पर बताया भी है कि माइक्रोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड द एमिनो एसिड कंपोजिशन ऑफ रेलिवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, हाँ, फ्रॉम ए नॉर्मल इंडिविजुअल, फ्रॉम एन इंडिविजुअल विथ सिकल सेल एनीमिया। तो जो बीटा चेन जो होता है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंज हुआ है, ये पॉइंट म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि यहाँ पर ये सही हेमोग्लोबिन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ एक म्यूटेशन, एक चेंज हो गया, जिसके कारण हमारे हेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, जो वैलिन बन गया, जिसके कारण सिकलिंग हो गया और सिकल सेल एनीमिया, इसी को हम लोग कहते हैं। अब देखो सिकल सेल एनीमिया, तुम्हारे बुक में देखो, सिकल सेल एनीमिया, दिस इज एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये क्या है, अब समझो, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कितने नंबर के क्रोमोजोम पर है, 11 नंबर पर है, ऑटोजोम है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, दैट कैन be transmitted from parents to offspring when both the partners are कैरियर। जब दोनों पार्टनर कैरियर होगा तभी जाके क्या होगा, ये जब दोनों पार्टनर कैरियर होगा तभी जाके क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। क्लियर, यहाँ से जब दोनों पार्टनर कैरियर होगा। हाँ, द डिजीज इज कंट्रोल्ड, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय एन ए सिंगल पेयर ऑफ एलील। कौन कौन पेयर एलील है, HbA एंड HbS बता चुके हैं। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जेनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS शो द डिजीज। क्लियर, फेनोटाइप में आ गया, जब HbS होगा तभी डिजीज को सिकलिंग हो जाएगा, ये बता दिए हैं। हेट्रोजाइगस HbS appear apparently unaffected but they are carrier of disease, as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait। हाँ, तो यही चीज है जो अभी हम बताएं, 50% जो है यहाँ पर 2 कैरियर बना है, एक यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ एक होमोजाइगस है जो कि डिजीज करता है। यही है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया। कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिजीज को पढ़ते हैं। थोड़ा सा तुम लोग और देख लेना। ओके।